वो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमने कल जो है ये जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी हमने कंप्लीट किया था। हमने उसमें पर्टिकुलरली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, इनके बारे में हमने देखा कि किस तरीके से जो है फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इसकी इन्हांस की जा सकती है। अगर हम एक की एफिशिएंसी इन्हांस करें, डेफिनेटली उसका अफेक्ट जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन का अगर एफिशिएंसी इन्हांस करते हैं तो फास्फोरस और पोटाशियम के ऊपर भी उसका अफेक्ट आता है। तो ये जो उसकी डिमांड किस तरीके से इंक्रीज होगी, ये हमने कल सारी जो है उसमें कवर किया था। टुडे हमारा टॉपिक इज क्रॉपिंग सिस्टम and integrated weed and pest management. What is the role of integrated weed and pest management in particular cropping system? First of all, in this topic, we will cover what are weeds, then what is integrated weed management, and then we will cover what is the role of this integrated weed management in particular cropping system. तो आप में से कोई ये बताएगा कि जो है ना वीड क्या होती है? How we can define weed? अनडिजायर प्लांट जो है सब किसी भी फील्ड में हो वो वीड। हाँ जी, जो अनडिजायर्ड जो अनवांटेड प्लांट है वो उसे वीड हम कहेंगे। तो वीड की डेफिनेशन डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्रॉपर प्लेस। हम ऑलरेडी बहुत पढ़ते हैं कि एक पौधा जो अपनी प्रॉपर प्लेस के ऊपर नहीं है, विच इज नॉट इंटेंशनली ग्रोन, जो आपने इरादतन खुद ग्रो नहीं किया था, वो अनवांटेड है, दैट इज आल्सो कॉल्ड वीड। इसी तरह प्लांट whose virtues have not yet been discovered, जिसका आपको जो है उसका वो नहीं पता चला होता कि ये किस जो है क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, या जिसकी फेट आपको नहीं पता होती, वो भी उसको बाद साइंटिस्ट उसको भी वीड कहते हैं। इसी तरह जो है प्लांट्स दैट आर कंपेटिटिव, परसिस्टेंट, जो कि बहुत ज्यादा जो है ना बाकी जो क्रॉप्स के साथ वो कंपटीशन compete करते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट, फॉर द लाइट, फॉर द वाटर, जो डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स के साथ, जो कि परसिस्ट करते हैं काफी लंबे अरसे तक। आपने देखा होगा कि वीड्स होती हैं, अब उनका जो सीड जमीन में जाएगा तो वो उसको सीड बैंक बहुत लंबे अरसे तक वो जो है ना वो वहां पड़े रहते हैं। इसी तरह pernicious and interfere negatively with human activity, डेफिनेटली जो ह्यूमन एक्टिविटी में नेगेटिवली इंटरफेयर करते हैं। आप हल चलाते हैं, डेफिनेटली वीड्स हैं वो हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये जो ह्यूमन एक्टिविटी में जो नेगेटिवली इंटरफेयर करें, दैट दीज आर आल्सो, अब एक साइंटिस्ट रॉस के मुताबिक दीज आर आल्सो वीड्स। तो वीड्स की ये डिफरेंट जो है ना डेफिनेशन जो है ना डिफरेंट साइंटिस्ट करते हैं। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इट्स, जिसे हम कारपेट वीड कहते हैं, दैट इज वीड। देन डीला, पर्पल नेट वीड है। इसी तरह भुएं जो राइस के अंदर होती है, फ्लैट साइज, दैट इज वीड। डिडन, इसी तरह ये भी राइस की वीड है। बार्नयार्ड ग्रास जिसे हम कहते हैं, खब्बल, इसी तरीके से ये जो है ना बरमूदा ग्रास वगैरह, ये सारी ये डिफरेंट जो है वीड्स की एग्जांपल्स हैं। तो वीड्स की मैनेजमेंट के हवाले से जो है ना क्या आप जानते हैं, वीड मैनेजमेंट क्या मतलब है इसका? व्हाट डू यू मीन बाय वीड मैनेजमेंट? कि हम वीड्स को किस तरह से कंट्रोल करें कि वो हमारी जो यील्ड है उसको कम से कम इफेक्ट करे, या जो क्रॉप्स है उसको कम से कम इफेक्ट करे, कि हमने उसको इस तरह से हैंडल करना है। एग्जैक्टली। तो ये एक अप्रोच है वेयर द प्रिवेंशन मैनेजमेंट हैज अ कंपेनियन रोल, जिसमें आप प्रिवेंट भी करते हैं उसको कि एक तरह तो जो है ना वीड्स आ ही ना सके, फिर उसके बाद अगर आ गई है तो फिर मैनेज करना। ये इसमें जो है ना ये दोनों साइड बाय साइड दोनों साथ चलती हैं। इस वजह से कहा जाता है दे हैव अ कंपेनियन रोल, जो प्रिवेंट भी करना है, मैनेज भी करना है। जब आ गई हैं तो मैनेज करना है और प्रिवेंट करना है कि आने नहीं देना। तो ये सारी इन तमाम प्रैक्टिसेस को यूज करके हम इसे कहते हैं दैट इज इंटीग्रेटेड मैनर में हम वीड को कंट्रोल करें। तो
वीड्स को अब क्यों कंट्रोल करना चाहिए? दीज आर ट्रबलसम, बहुत सारे उसमें ये हमें ऑलरेडी पता है, दीज कैन रिड्यूस क्रॉप यील्ड, दिस कैन compete the crop plants for their light, nutrient, water, इवन इसका क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इवन देखा जाए तो these have allelopathic effects, these release certain chemical which inhibit the activity of नेबरिंग प्लांट्स। इसी तरीके से जो है ना ये इवन जो है हार्वेस्ट के दौरान जो है हिंड्रेंस प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह जो है ना दीज आर वीड्स आर द होस्ट फॉर द मेनी इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो इनके ऊपर जो है ना हार्बर करते हैं। इसी तरह जो है ना जो डिफरेंट तरीके हैं जिसमें जो है ना आप डिफरेंट तरीकों से ये क्रॉप को लॉस पहुंचाती हैं। इवन जो है ना ये जो सीड बैंक की शक्ल में जब जमीन में आ जाएंगी तो वो बहुत लंबे अरसे तक परसिस्ट करती हैं, उनका सीड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें वीड्स को मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ आप देखेंगे दीज सर्व होस्ट फॉर द क्रॉप डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस हैं, बहुत सारे पेस्ट हैं जो इसके ऊपर आते हैं। इसी तरह दिस लिमिट द चॉइस ऑफ क्रॉप रोटेशन सीक्वेंसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी जो है ना वीड्स इस तरह की हो जाती हैं कि आपको क्रॉप रोटेशन में भी आपको जो है ना डिफरेंट क्रॉप लगानी पड़ जाती हैं जो कोई आपको, ताकि वीड्स को जो है ना वो कम किया जा सके। इसी तरह सीक्वेंस बाजू का चेंज हो जाती है, जब रोटेशन चेंज होगी देन सीक्वेंस विल चेंज। इसी तरह बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस आपको चेंज करनी पड़ जाती हैं। तो ये जो है अब वही एलिलोपैथिक है कि आप जो है ना डिफरेंट केमिकल्स भी रिलीज करती हैं, दीज आर टॉक्सिक टू द क्रॉप प्लांट्स। तो ये डिफरेंट जो है ना रीजंस हैं जिनकी वजह से वी कैन से वी हैव टू मैनेज द वीड्स एफिशिएंटली। तो हम इस तरीके से वीड्स को मैनेज करते हैं, इस वजह से वीड्स को मैनेज करते हैं। ये चंद लिमिटेड जो है यहाँ मेंशन की गई हैं, ऑल्दो बहुत सारी जो है ना और रीजंस हैं जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बहुत सारे उस वजह से। देन व्हाट इज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट? द इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का क्या आपके जहन में आता है, क्या चीज है ये इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट? हाँ जी, कोई स्टूडेंट इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के बारे में जानता हो ऑलरेडी? सर इन इन इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि हमने कुछ जितने भी मेथड हैं कि कौन कौन से पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं जिसके जरिए हम वेट्स को कंट्रोल करें, तो उन सब मेथड्स को जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है इंटीग्रेटेड वेट मैनेजमेंट। एग्जैक्टली इसमें हमने डिफरेंट मेथड्स को इंटीग्रेशन में जो है ना इनको साथ लेके चलना होता है। मतलब कोई एक मेथड इफेक्टिवली वीड्स को कंट्रोल नहीं करता। अगर हम कहें ना कि सर्टेन सिर्फ केमिकल वीड कंट्रोल से हम वीड्स को कंट्रोल कर लेंगे तो वो बेसिकली ठीक नहीं होगा। हमने जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं इनमें हमें प्रिवेंटिव मेथड भी यूज करने पड़ेंगे, हमें कल्चरल कंट्रोल भी, हमें मैकेनिकल कंट्रोल भी, हमें केमिकल कंट्रोल भी, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इन तमाम मेथड्स को कॉम्बिनेशन में अगर आप यूज करेंगे टू रिड्यूस दी वीड पॉपुलेशन टू एक्सेप्टेबल लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने वीड पॉपुलेशन को टोटल खत्म नहीं कर देना, बिल्कुल खत्म हो जाए, एक एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आना है ताकि आपकी क्रॉप के ऊपर बहुत ज्यादा लॉसेज ना हो, वो उसको ज्यादा जो है ना नुकसान ना पहुंचाए। तो ये जो है ना इस तरीके से आपने यूजिंग कंट्रोल स्ट्रेटजीज दैट में इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स टू रिड्यूस द वीड पॉपुलेशन टू एक्सेप्टेबल लेवल। तो आपने इन कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड यूज करने हैं जिसकी वजह से वीड पॉपुलेशन एक्सेप्टेबल लेवल पे पहुंच जाए। मीन एक्सेप्टेबल लेवल वही है जिसमें क्रॉप की जो वो है पैदावार है वो बहुत ज्यादा लॉस ना हो। अब यहाँ आपके सामने बहुत जो है मल्टीपल मेथड्स दिए गए हैं जिसमें कुछ प्रिवेंटिव हैं, कुछ मैकेनिकल कंट्रोल के हवाले से हैं, कुछ बायो कंट्रोल के हवाले से हैं, केमिकल कंट्रोल है। ये तमाम के तमाम मेथड्स इंटीग्रेटेड मैनर में लेके चलने होते हैं। मसलन अब यहाँ आप क्रॉप चॉइस में देखें, रोटेशन है, आपको बाजुकात क्रॉप जो है एक क्रॉप में भीड़ से बहुत ज्यादा आ जाए, आपको क्रॉप को रोटेट करनी पड़ती है। क्रॉप जो है ना किसी और क्रॉप को आप लगा देते हैं, मसलन गंदों में वीड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, आप वहां फॉडर लगा देंगे तो फॉडर की कटिंग के साथ वीड्स खत्म हो जाएंगे। इसी तरह
जो है आपको बाज़ औक़ात वो कोई पर्टिकुलर जो है ना कोई बेल्ट जहाँ पे जो है आपने खाली छोड़ी हुई थी वहाँ अगर वीड्स बहुत हो रही हैं आपको कवर क्रॉप बाज़ औक़ात लगानी पड़ जाती हैं। बाज़ औक़ात एलिलोपैथी बहुत हेल्पफुल है कि इसमें जो है ना जो केमिकल रिलीज़ होने हैं डेफ़िनेटली वो जो है ना वीड्स के ऊपर भी जो है ना अफ़ेक्ट करेंगे। इसी तरीके से सैनिटेशन है कि आप तमाम जो खाले वगैरह हैं, इस तरह के हैं, उनको आप जो है ना, उनको वो करें उनको साफ़ करें। इसी तरह ऑर्गेनिक मैन्योर जो होती हैं, ये भी बाज़ औक़ात जो है ना, अगर आप रॉ यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो एनिमल्स जो डिफरेंट तरह के वीड्स अगर कंज़्यूम करेंगे, तो उनके जो स्टोमक से अनडाइजेस्टेड वो सीड्स उनका पास ऑन हो जाता है, जो कि फिर आगे फील्ड के अंदर जाके वहाँ से फैलने का सबब बनता है। तो वो भी एक रीज़न है कि अगर जो है उसको भी इवन डिकम्पोज्ड यूज़ करना चाहिए और इस तरीके से जो है जो डिफरेंट क्रॉपिंग टेक्निक्स हैं, रोज़ में आपने क्रॉप लगाई होगी तो वहाँ जो है ना आपको डिफरेंट तरह के जो है ना आपको वहाँ जो है ना केमिकल्स यूज़ करके आप उनको कर सकते हैं। इसी तरीके से डेंसिटी इंक्रीज़ करके आप जो है ना जब जो वीड्स हैं उसके लिए स्पेस ही नहीं बचेगी तो वो जो है वो क्रॉप ही इतना डेंस होंगी तो इस वजह से वो फैलने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसी तरीके से प्लांटिंग टाइम आप चेंज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर ज़ाहिर है कि वीड्स भी ग्रो करती हैं, ख़ास सीज़न है, आप प्लांटिंग टाइम चेंज करके आप उसको जो है ना उनको वो कर सकते हैं मीन्स जो क्रॉप जब एस्टेब्लिश हो उससे पहले वीड्स अगर उग जाती हैं तो वो आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के थ्रू आप वो कर सकते हैं। प्रिवेंटिव में अगर हम देखें तो सोलराइज़ेशन है, लोग जो है ना ज़मीन की सरफेस के ऊपर एक प्लास्टिक की वो बिछा देते हैं, शीट्स ही बिछा देते हैं ताकि जो सन रेज़ आती हैं वो अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और लाइट नहीं जा सकेगी। ब्लैक प्लास्टिक की अगर शीट है तो लाइट वहाँ नहीं जाएगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से सोलराइज़ेशन की वजह से वहाँ जो है ना उसके इफ़ेक्ट की वजह से वीड्स नहीं ग्रो कर सकेंगे क्योंकि लाइट नहीं आ रही नीचे। इसी तरह एक सॉइल स्टीमिंग एक टेक्नीक है, जो स्टीमर्स होते हैं जो कि हीट के ज़रिए जो है ना वो उनके ज़रिए जो हॉट स्टीम के ज़रिए उनको जो है ना ये किया जाता है, ये ख़त्म वीड्स हो जाती हैं। इसी तरह मल्चिंग अगर आप जो है ना यूज़ कर देते हैं, सॉइल के सरफेस के ऊपर कोई लेयर स्प्रेड कर देते हैं, स्ट्रॉ की या कोई प्लास्टिक मल्च की या इस तरह का ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मल्चेस 2 तरह की इस तरह की जो मल्चिंग अगर कर लेते हैं डेफिनिटली वहाँ भी वीड्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह के सॉइल कल्टीवेशन है, आप प्लोइंग के ज़रिए ज़ाहिर है बीड्स भी अपरूट हो जाएँगी। इसी तरह सीड बड प्रिपरेशन है, ये जो है ना डिफरेंट तरह की नॉन इन्वर्शन टिलेज है। नॉन इन्वर्शन टिलेज में नीचे जस्ट इन्वर्ट ज़मीन नहीं की जाती, उसमें नीचे हार्ड पैन ब्रेक हो जाता है लेकिन उसको इन्वर्ट नहीं किया जाता। उसको इस तरीके से स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ किए इम्प्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं जो उसको जो है ना ब्रेक हार्ड पैन तो ब्रेक करेंगे लेकिन इन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है ना ये भी आप सॉइल कल्टीवेशन के थ्रू भी जो है आप ये कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना जो अ, अगर आप जो है ना केमिकल कंट्रोल में करें उसमें आपके पास प्री इमर्जेंस, पोस्ट इमर्जेंस है, एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशन टेक्निक्स हैं जो जिसके ज़रिए आप ये वो कर सकते हैं इनको जो है ना ये वो करके मसलन जिसमें आप मुख्तलिफ तरह की नोज़ल्स यूज़ करते हैं, प्रॉपर आप नोज़ल यूज़ करेंगे तो उसमें डेफ़िनिटली आपका जो है ना कंट्रोल ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। जैसे फ्लैट फैन नोज़ल होती है, अब उसके लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बायो हर्बिसाइड्स हैं डिफरेंट तरह की, जो बायो कंट्रोल के हवाले से वो जो है ना वर्ल्ड के अंदर अब वो यूज़ की जा रही हैं। देन इज़ द थर्मल कंट्रोल जिसमें एक फ्लेमिंग के ज़रिए जो है ना वो किया जाता है, फ्लेम होता है उसके ज़रिए वीड्स के ऊपर जो है ना वो एक प्रोटेक्टिव मैनर्स में वीड्स के ऊपर जो है ना वो फ्लेम डाला जाता है, उसकी वजह से वो वीड्स किल हो जाती हैं। उसमें जो है ना उसको थोड़ा-सा बिल्कुल जलाया नहीं जाता, उसको थोड़ा-सा इतना थोड़ा-सा झुलसा दिया जाता है कि जस्ट उसमें उसके बाद वो रिकवर नहीं हो सकती। ये स्टीमिंग हो गया, हॉट वाटर भी यूज़ किया जाता है, हॉट वाटर भी उनके ऊपर उसमें ये होता है कि वीड्स फौरन जो है ना वो येलो कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो क्लोरोफिल लॉस होना शुरू हो जाता है या वो ड्राइनेस की शक्ल में। तो ये इस तरीके से ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। मैकेनिकल कंट्रोल है जिसमें वो एन्कोडी वगैरह करना, इसी तरह जो है ना डिफरेंट तरह के वीडर्स यूज़ किए जाते हैं, हैरोइंग की जाती है।
डिफरेंट फार्म इक्विपमेंट को अगर आप उसको स्टैंडर्डाइज करें, मीन उसमें जाहिर है कि फार्म इक्विपमेंट में भी अगर वीड्स के सीड मौजूद हैं, डेफिनेटली वो भी फर्दर आगे फैलने के बायस बनेंगे। अगर आपने इक्विपमेंट शेयरिंग की है किसी और जगह से, उसको भी प्रॉपर फिर उसको किसी खास हालत में उसको साफ क्लीन करके अगर आपने नहीं यूज किया दोबारा ये वीड्स तब भी फैल सकती हैं। तो ये जो डिफरेंट मैकेनाइजेशन के थ्रू भी जो है ना ये इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके जरिए जो है ना आप ये तमाम जो है ना वो करते हैं। इवन थ्रेशोल्ड्स उसका वो अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो आप उसको जो है ना वो वहाँ उस इतनी पॉपुलेशन पे ले आए कि वो जो है नुकसानदेह ना हो। तो ये इस तरह के जो है इंटीग्रेटेड वे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो डिफरेंट यूज की जाती हैं जो कि जो है ना अब हम इसमें अगर हम देखें तो ये तमाम डिफरेंट जो मेथड्स हैं ये कोई भी सिंगल एक मेथड जो है ना वो इफेक्टिव नहीं है अनटिल कि आप इन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज करेंगे तो दोज विल बी मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर वीड मैनेजमेंट। तो इन जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड यूज करेंगे दैट विल बी इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। तो अब इंटीग्रेटेड वीन मैनेजमेंट भी जो है जस्ट हैप्पैज़ार्ड नहीं होती, इसके भी चंद प्रिंसिपल्स होते हैं। वी हैव टू फॉलो दोज प्रिंसिपल्स फॉर इंटीग्रेटेड वीन मैनेजमेंट। इस जो प्रिंसिपल डिफरेंट तरह के होते हैं, दैट इज प्रिवेंशन, कि आप इसको वीड्स को अव्वल तो प्रिवेंट करें, उसको जो है ना तमाम वो मेथड यूज करें जो वीड जो है वो आपके फील्ड में इंट्रोड्यूस ना हो सके। देन इरेडिकेशन है कि आप उसको जो है ना कुछ वीड्स हैं आप उसको इरेडिकेट करें, एंड देन इज द कंट्रोल कि आप उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट बेस कर रही होती है। आल्दो हम उसमें कह रहे हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड यूज करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड के जरिए यूज करने से ही हमें ये तीन ये प्रिंसिपल्स जो है ना हमें फॉलो करने होते हैं उन तमाम मेथड्स को यूज करते हुए। तो अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स देखें, कंपोनेंट में हमारे पास जो है ना फिजिकल मेथड्स भी हैं, कल्चरल कंट्रोल भी है, केमिकल कंट्रोल भी है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है। ये तमाम के तमाम जो है ये पूरे इसके इंटीग्रेटेड वीन मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं। मींस आपने यहाँ ये देख रहे होंगे कि ये ओवरलैपिंग मैनर में जो सर्कल बनाए हुए हैं तमाम ओवरलैप कर रहे हैं। मींस आपने तमाम के तमाम मेथड जो है वो यूटिलाइज करने हैं। ओनली फिजिकल मेथड विल नॉट सर्व द पर्पस, और केमिकल मेथड या कल्चरल या बायोलॉजिकल इंडिविजुअली इट विल नॉट सर्व द पर्पस फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड्स। तो हमें इन तमाम मेथड्स को जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज करके हम उनको जो है ना वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स में प्रिवेंटिव, मैकेनिकल, कल्चरल, केमिकल, ये डिफरेंट तरह के जो है ना हमारे पास ये हैं जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स हैं। तो इनमें जो है आपके ख्याल में प्रिवेंटिव मेथड अगर हम देखें तो इनमें प्रिवेंटिव मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? किस तरीके से हम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं कि वीड्स हमारे पास फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस ना हो? हाँ जी, आप में से कोई बताएगा प्रिवेंटिव मेथड? सर एक तो दाब मेथड है। अच्छा, और प्रिवेंट करना है, अब वो दाब मेथड तो आ गया ना फील्ड में, वीड तो आ गई, जी तो सर प्रिवेंट। एक ये पहले लिखा हुआ है, यानी हमने जो सीड है वो क्लीन रखना है कि उसके अंदर कोई बीट्स का सीड ना आ जाए। एग्जैक्टली। तो जाहिर है यस एक मेथड है, बहुत सारा जो सीड है वो सीड भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। अगर आपने प्रॉपरली क्लीन सीड नहीं यूज किया उसमें जाहिर है कि हाँ वीड्स मौजूद हैं, जितनी वीड्स का सीड मौजूद होगा डेफिनेटली आप सीड बैंक में इजाफा कर रहे होंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है, आप जो सीड यूज कर रहे हैं, जो स्विंग के लिए यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी क्लीन। सोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, रिलायबल हो, क्लीन सीड यूज करें, ताकि एक इन जो एक्सटर्नल सोर्स है आपकी जो फील्ड के अंदर तो वीड्स मौजूद हैं सो है, लेकिन जो एक्सटर्नल सोर्स से और फर्दर आप जो है ना सीड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे बचा जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना जरिया एक प्रिवेंटिव है। और कौन कौन से हो सकते हैं इसके अलावा?
दूसरा ये है कि जब हम यानी फील्ड्स के अंदर कोई ग्रीन मैन्योरिंग वगैरह कराते हैं या जो हम वो फार्म यार्ड मैन्योर डालते हैं, तो उसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि कोई वीड्स का सीड ना आ जाए। वो तो एनिमल ने खानी है, उसमें किस तरह के से हम कर सकते हैं? वो तो एनिमल खाएगा, कंज्यूम करेगा। उसके अक्सर वीड्स ऐसी हैं जो एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है ना वो वैसे पास ऑन हो जाती हैं, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं सीड को? सो उसको अगर हम ज़्यादा देर के लिए यानी हम उसको विल रोटन फॉर्म के अगर लें, क्योंकि कुछ जो वीड्स होती हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट वगैरह दी जाए वो वायबल हो जाती है। उसको यही उसमें ये है कि उसको वेल डिकम्पोज्ड फॉर्म में हम मैन्योर को यूज करें, तो उस समय कुछ चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज इवन के बहुत सारी वीड्स ऐसी भी हैं जो जब आप अनडिकम्पोज्ड उनका सीड फिर भी जो है ना उस वक्त वो रह जाएगा, डिकम्पोजिशन के बाद भी रह जाएगा। लेकिन हम एज कंपेयर टू रॉ मैन्योर यूज करने के हमें डिकम्पोज जो है ना हमें वेल डिकम्पोज यूज करने चाहिए। तो ये जो है ना एक होती है टर्म यूज करते हैं हम रॉ मैन्योर, एक होती है वेल डिकम्पोज। तो रॉ मैन्योर जो है ये कितने अरसे तक ये जो है ना अगर आप इसको डिकम्पोज करवाएं तो वो वेल डिकम्पोज कहलाई जाएगी? मतलब मैं अब रॉ मैन्योर को आज मैं गड्ढे में डालूं, मैं कल निकाल लूं, तो क्या ये वेल डिकम्पोज हो जाएगी? नहीं सर, नो सर। एटलीस्ट सर 2 मंथ। ऑलमोस्ट 20 डेज से या 1 मंथ तक हो जाता है सर, अगर उसके अंदर आप बाहर से वो डालेंगे, जैसे यूरिया खाद वगैरह हो गई कि उसके जो प्रोसेस है थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ, अगर ये साइंटिस्ट जो है ना वो कहते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स, कि अगर आप 6 मंथ्स तक, ये तो है ना कि कुछ आप उसको यूरिया वगैरह इंट्रोड्यूस कर दें, ज़ाहिर डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगी। लेकिन जो अगर आप ऐसे वो करते हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक आप उसको जो है ना वो करेंगे, डिकम्पोज करवाएंगे, फिर वो जो है ना वेल डिकम्पोज कहलाई जाएगी। अदरवाइज इससे पहले जो भी होती है वो उसको रॉ मैन्योर कहा जाता है। तो वो उस केस में जब आप उसके अंदर बाकी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो आप अगर उसको ऐसे ही डिकम्पोज करा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि डिकम्पोजिशन फास्ट करवाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें तमाम के तमाम 6 मंथ्स तो नहीं कंसिडर होगी। उसमें अगर आप यूरिया मिला देंगे, जाहिर है कि उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आप वो कर रहे हैं एक एनर्जी के तौर पे, खुराक के तौर पे एक चीज वो कर रहे हैं, डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई ज्यादा करेंगे, उसकी डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा इवन उसकी टर्निंग की जाती है, आप टर्निंग करते रहेंगे तो वो उसमें इरेशन इंप्रूव करेंगे, डेफिनेटली वहाँ जो है ना एरोबिक बैक्टीरिया आके उसकी फर्दर डिकम्पोजिशन को इनहांस कर देंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप डिकम्पोजिशन को इनहांस कर सकते हैं। तो ये एक जो है आप वेल डिकम्पोज फॉर्म या मैन्योर भी यूज करके आप उसके जो है ना डिकम्पोजिशन को वो कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? सर हम डेट ऑफ सोइंग से भी तो उसको वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, डेट ऑफ सोइंग चेंज करके सर। या तो डेट ऑफ सोइंग किसी क्रॉप की पहले कर जो हम एक रिकमेंडेड है जो कन्वेंशनल सिस्टम में चल रही है सर, उसको हम या तो पहले कर लें या फिर इस तरह करेंगे, मतलब थोड़ा सा डिले कर लेंगे। फिर जो वीड्स उस मौसम की हैं वो या तो हो ही मतलब होने से पहले क्रॉप हमारी मेच्योर हो जाए, या फिर वीड्स का साइकिल पूरा हो जाए और उसके बाद सर मतलब हमारी क्रॉप, मतलब वीड्स का वो टाइम पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद हमारी क्रॉप लग जाए। हाँ जी, एग्जैक्टली आपने सही कहा है। ये भी हम जो है ना कर सकते हैं कि हम डेट उस हिसाब से एडजस्ट कर दें कि जहाँ बीड्स जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं वो उसके हम थोड़ा सा, अगर डिपेंड, ये सारा डिपेंड करता है कि आपका क्रॉपिंग जो है ना वो टाइम ड्यूरेशन कितना है जिसमें आप क्रॉप लगा सकते हैं। डेफिनेटली आप उसको आगे पीछे करके वो आप सारा ये प्रैक्टिस से भी बीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक अप्रूटिंग है कि जो है ना अब फूल आने से पहले पहले उसको आप जो है ना वो कर दें। फूल आएंगे डेफिनेटली, बाद में सीड आएगा, सीड जमीन के अंदर एंटर होगा, तो ये फूल आने से पहले पहले उसको अप्रूट कर देना ताकि वो सीड की स्टेज पे पहुंचे ही ना। तो ये भी एक जो है ना प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा जो है जो प्रिवेंटिव में बहुत बड़ा सोर्स आप देखेंगे कि बहुत सारे खाले के किनारे होते हैं, खालों के जरिए जो है ना वो
पानी जब मूव कर रहा होता है तो वीड्स का सीड वहां उन खाले के जरिए आगे मूव कर जाता है फील्ड के अंदर। तो उनसे भी एक जो है वो उनको क्लीन करके भी हम एक बहुत बड़ा सोर्स है जो हम खत्म कर सकते हैं। मीन हम प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए जो सैनिटेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसकी जो वाटर चैनल्स हैं उसकी सैनिटेशन को इम्प्रूव करके आप ये सारा कुछ जो है ना आप प्रिवेंट कर सकते हैं, वीड सीड्स को फर्दर जो है ना फील्ड के अंदर आने से रोक सकते हैं। इसी तरह जो है ना आप अगर जो है ना फार्म मशीनरी को क्लीन फार्म मशीनरी यूज करेंगे तो वो भी डेफिनेटली एक वो है कि आपके प्रोड्यूस के अंदर जो है ना इसके अंदर वो नहीं आएगा, उसमें जो बीड्स जो है ना वो सीड आ जाने थे जो कि अगर फील्ड के अंदर कुछ मौजूद थी तो वो भी। और दूसरा अगर जो है ना कोई प्लांटिंग इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, कोई प्लांटेशन के लिए कोई जो है ना इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली स्विंग के लिए जब सीड स्विंग के लिए ड्रिल इस्तेमाल करें, अगर वहां वो क्लीन नहीं है उसके अंदर सीड मौजूद है, चाहे आप क्लीन सीड यूज भी कर लें तब भी तो वो उस ड्रिल के अंदर अगर वीड के सीड मौजूद है वो फर्दर आपके स्प्रेड हो सकते हैं। तो पर्टिकुलरली ये प्लांटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो मशीनरी है वो क्लीन हो। इवन अगर आप लैंड प्रिपरेशन कर रहे हैं उस वक्त जो है मशीनरी क्लीन होनी चाहिए। तो ये जो है ना ये भी बहुत बड़ा सोर्स होता है कि आपने ड्रिल यूज की उसके अंदर वो सीड मौजूद है, वो क्लीन नहीं थी, उसके अंदर जो है ना वीड के सीड पड़े थे, तो वो डेफिनेटली वो आपके फील्ड के अंदर फैलेंगे। तो प्लांटिंग मशीनरी भी जो है हमें ये भी क्लीन करनी चाहिए, क्लीन यूज करनी चाहिए। तो ये डिफरेंट तरह के जो है ना वो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अपने जो है ना फील्ड के अंदर हम उनको रोक सकते हैं, वीड्स के सीड को वीड्स को एस्टेब्लिश करने से हम रोक सकते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर कोई चीज जो क्लियर ना हुई हो या कोई क्वेश्चन जो समझ ना आया हो? सर ये जो हम अगर वीड्स को क्रॉप रोटेशन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं यानी प्रिवेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आप देखें ना कि बाज वीड्स ऐसी होती हैं जो है ना अगर किसी क्रॉप के अंदर बहुत ज़्यादा फैल जाएं तो आप इवन फॉडर वगैरह वहाँ रोटेट कर देते हैं ताकि जो है ना ताकि जो है ना आप फॉडर की कटिंग के थ्रू जो है ना आप वो ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से बाज़ औक़ात आप इवन उसमें देखें कि बरसीम के अंदर ये कासनी वगैरह बहुत होती है। अब उसी ये जो वीट का भी वही सीजन है, अब आप वीट लगा लेते हैं तो डेफिनेटली वो कासनी वीट की वीट नहीं है। तो ये इस तरीके से आप रोटेट करके आप डिफरेंट तरह के जो है या फर्ज करें उसी के अंदर दुम्बी सिटी जंगली जई होती है, आप बरसीम के अंदर जो है बरसीम लगा देते हैं, बरसीम की कटिंग के साथ वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये वीट रोटेशन क्रॉप रोटेशन के जरिए भी जो है ना आप वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सर इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में पड़ा है कि हॉट वाटर यूज़ करें या फिर प्लास्टिक से कवर करें सॉइल को, उसके साथ साथ क्रॉप इफेक्ट नहीं होगी? नहीं, ये जो हॉट वाटर होता है ना ये स्पॉट ट्रीटमेंट होती है। मींस आपने जिस तरह आपने पढ़ा होगा ना कि बाद का जब आप जो है ना ग्लाइफोसेट वगैरह यूज करते हैं ये कार्टन वगैरह में जब वीड्स बड़ी हो जाती हैं तो वो शेड लगा के तो वो सिर्फ जो है वो वीड्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है। तो इसी तरीके से ये भी एक सपोर्ट ट्रीटमेंट की जाती है। मींस आपके क्रॉप के ऊपर नहीं किया जाता, वो सिर्फ वीड्स के ऊपर ही किया जाएगा। तो इस वजह से जो है ना चूंकि बहुत केयरफुल तरीके से किया जाता है तो वो क्रॉप को बचाया जाता है उससे, इस तरह के ट्रीटमेंट से। ठीक है सर। और सर वो मेरे अकाउंट का इशू आ रहा है तो एलएमएस पे उसके अटेंडेंस का, तो हाँ वो आप कह रहे हैं कि वो 11 बजे के बाद मिलना है, वो जैद ने कहा है। चले उसका जो है ना मैं उसमें देख लेता हूँ कि आप में से जो है ना अटेंडेंस किस किस की नहीं लगी हुई? सर मेरी भी कल की भी नहीं लगी, आज की भी नहीं लगी। कल वाली तो खैर बहरहाल वो आपने बताया नहीं क्योंकि वो अब ये जो एलएमएस है ना इसमें सिर्फ आप क्लास टाइमिंग के दौरान अटेंडेंस लगा सकते हैं, पिछली अटेंडेंस आप मार्क नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आज की अटेंडेंस मार्क हो सकती है। तो अब ये जो है ना आप में से लतीफ़ की नहीं है, मियां नदीम की नहीं होगी, और ये सैयद गयूर अब्बास की नहीं है, बाकी सबकी लग गई है। ये गयूर अब्बास की लग गई है। अच्छा, गयूर अब्बास की लग गई है।
सर मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन इधर जो है इनवैलिड लॉगिन आ रहा है। कब से क्या आ रहा है? मैं जो है ना अभी चेक कर लेता हूँ कि ये जो है ना किस किस की लगी है। और गयूर अब्बास की जो है ना ये लग चुकी है। उसमें जो है ना अब्दुल लतीफ की नहीं लगी हुई, मोहम्मद नदीम की नहीं लगी हुई, और बस बाकी जो है ना ये गयूर अब्बास की लगी है। इसका मतलब है आप ये मोहम्मद नदीम और अब्दुल लतीफ आप दो का इशू है, तो गयूर अब्बास का वो इशू सॉल्व हो गया। तो आप लोगों ने ना दोनों ने थोड़ा सा उसको आज वो करना है बाकी, ताकि जो है ना वो एक इशू जो है ना वो उसमें रिजॉल्व किया जा सके। सर आज की अटेंडेंस का क्या करना है फिर? आज की अटेंडेंस मैं जो है ना आपकी मैनुअल मैंने लगा दी है, आपकी अटेंडेंस इधर से मेरे पास जो सिस्टम है इसमें लगा दिया। अदरवाइज ये जो है ना आपने डेफिनेटली ये इशू सॉल्व कराएं और सेल्फ रिकॉर्ड खुद ही आप रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज बेटर, मोर बेटर। तो आप जो है ना, ताकि ये जाहिर है क्लास टाइम के दौरान हमने क्लास पढ़नी होती है, इस दौरान हम जो है अगर क्लास पूरी हो जाती है जाहिर है क्लास टाइम के बाद ये खत्म हो जाना है, सारा लिंक ही खत्म हो जाएगा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो है ना मुझे आपने वो कर लेनी है कि जो है ना उनको ये रिजॉल्व करके इशू करके खुद ही सेल्फ रिकॉर्ड करनी है आपको। ठीक। ठीक है, आज की जो है ना मैंने ये आपकी वो अटेंडेंस यहाँ मार्क कर दी है।